बातों बातों में कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो जीवन के किसी क्षेत्र में अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ी हो और समाज में, देश में अपना नाम रोशन किया हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना जीवन कुछ कठिनाइयों के साथ शुरू करते हैं, लेकिन बाद में कुछ भाग्य और कुछ उनकी मेहनत दोनों मिलकर उन्हें हमारे समाज का एक चमकता हुआ सितारा बना देती है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं राजस्थान के सुप्रसिद्ध एथलीट जिन्होंने देश दुनिया में अपनी मेहनत के दम पर ट्रैक एंड फील्ड में अपना नाम कमाया है, श्री गोपाल सैनी जी। श्री गोपाल सैनी जी की जीवन यात्रा आज हम जानेंगे उनके ही श्रीमुख से। गोपाल सैनी जी नमस्कार। 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 इस कार्यक्रम में आज हम आपसे बातें करेंगे और आपकी जीवन यात्रा जानेंगे। ट्रैक एंड फील्ड के आप एक मास्टर खिलाड़ी रहे हैं, दौड़ने में महारत आपको हासिल है और ज़िंदगी की दौड़ जब आपने शुरू की होगी, आपके बचपन से शुरू करते हैं। कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपका बचपन बीता? देखिए, मेरा तो बचपन जो है जयपुर में ही मैं पैदा हुआ। लाल कोठी सब्जी मंडी जो है जी, उसमें मेरा जन्म हुआ और मैं जयपुर का ही पैदाइशी रहा। और जयपुर से और राजस्थान से मुझे इतना लगाव रहा कि जब मैं एथलीट था तो मेरे पास जॉब्स के कई जगह से ऑफ़र आए, जैसे कलकत्ता से आया, बीएसएफ से आया, सीआरपीएफ से आया, इंडियन एयरलाइन से आया। लेकिन मैंने इस जयपुर के प्यार मोहब्बत की वजह से मैंने जयपुर नहीं छोड़ा और मैं पैदाइशी भी यहाँ रहा और यहाँ ही मैं चाहता हूँ मेरा अंत भी जयपुर में रहे, ये मैं सोचता। किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे आप, खेती बाड़ी आपके पिताजी का व्यवसाय था। आप अचानक से ट्रैक एंड फील्ड की दुनिया में आ गए, खेलों की दुनिया की तरफ आपका आकर्षण हो गया। ये किस तरह से हुआ? देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे पानी जो है अपना रास्ता खुद निकालता है, तो मैंने जीवन में सोचा तो पहलवान बनने का था और मैंने पहलवानी भी, मेरा जो खेत था उस पर मैंने एक अखाड़ा सा खोद लिया और उस अखाड़े में खोद के मैं पहलवानी करने लगा। मुझे क्या है कि पहलवानी की ABCD पता नहीं था, खाली ये था अभी डंड बैठक लगाते हैं, इस तरह से कसरत करते हैं, बैठक लगाते हैं, डंड बैठक लगाते हैं, इस तरह से मैं करता रहा। और न मुझे कोई दाव है, मैं तो अपना खूब कसरत करूं। और हमारे पहले माता पिता क्या भैंस रखते थे और मैं भैंस का दूध पीऊँ और तो मैं पहलवान टाइप का हो गया। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि हमारे एक मिलने वाले थे आनंद सिंह जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई तू थोड़ा सा दौड़ भी लगाया कर, जिससे तेरा स्टेमिना डेवलप हो जाएगा। तो मैंने फिर फर्स्ट डे, चूँकि हमारा जो खेत था वो बिल्कुल रेलवे लाइन के पास में, दिल्ली रेलवे लाइन जो है उसके पास में जी। तो मैं सुबह पहले एक दिन उठा और मैं धीरे धीरे रात को 4 बजे उठता हुआ करीब 22 गोदाम तक मैं दौड़ता हुआ आया। फिर मैंने धीरे धीरे इसको बढ़ाता रहा और बढ़ाने के बाद में क्या हुआ कि मैं जयपुर स्टेशन तक जाऊं और फिर दौड़ कर आऊँ और फिर मैं ये अखाड़ेबाजी जो मैंने कर रहा था पहलवानी की वो मैं करूँ। इसी बीच में क्या हुआ कि मैं फर्स्ट ईयर में आ गया। मैंने साइंस बायोलॉजी से BSc किया, तो मैं फर्स्ट ईयर में आ गया तो हमारे कॉलेज में नोटिस बोर्ड पे लगा कि भाई जो भी बच्चा इंटर कॉलेज में जाना चाहता है वो अपना नाम लिखा दे एथलेटिक प्रतियोगिता के लिए जी। तो चूंकि मेरे को एथलेटिक्स के बारे में ABCD पता नहीं था, बिल्कुल मैं इनोसेंट था स्पोर्ट्स के बारे में, लेकिन मैंने मैराथन का नाम सुन रखा था। तो मैराथन का जब मैंने नाम सुना तो मैं भी पहुंच गया SMS स्टेडियम जी। और मैंने हमारे जो फिजिकल डायरेक्टर थे श्रीधर साहब, उनको मैंने कहा गुरुजी मैं भी दौड़ लगाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा भाई आप क्या दौड़ना चाहते हैं? तो मैंने कहा साहब मैं मैराथन दौड़ूंगा। तो फिर उन्होंने कहा भाई मैराथन तो होती नहीं है। फिर उन्होंने सोचा भाई अब ये दौड़ने आया तो इसको कुछ तो दौड़ाना ही पड़ेगा ठीक है ना। तो फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई ऐसा है, ये हमारा भूतपूर्व एथलीट है, इसके साथ आपको 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा। हाँ। चूँकि मेरी फिजिक बिल्कुल पहलवानों टाइप थी तो उन्होंने भी देखा भाई ये मैराथन के लिए दौड़ने के लिए कह रहा है और इसकी फिजिक पहलवानों की तरह है, तो ये क्या दौड़ेगा। अच्छा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है कि मुझे भाई ट्रायल दे के भाई मैं हार जाऊंगा तो फिर कह देंगे भाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि ये 100 मीटर जो दौड़ होती है ये पावर की दौड़ होती है, जी। इसमें स्टेमिना की इतनी ज़रूरत नहीं होती, इसमें मसल्स की ज़रूरत होती है। और चूँकि मैं पहलवानी करता था तो मेरी मसल्स अच्छी थी, तो मुझे ये कहा गया कि भाई ये राजीव 100 मीटर का चैम्पियन है, इसके साथ आपको 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो फिर राजीव ने क्या वार्म अप किया, क्योंकि वो पुराना एथलीट था, वार्म अप किया, सब कुछ किया, थोड़ा एक्सरसाइज भी की। अब मैं तो पता था नहीं भी दौड़ने के पहले वार्म अप भी करते हैं क्या करते हैं, तो मैंने तो क्या है कि स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा हो गया और जो पहले घर पे शॉर्ट्स पहनते थे उसी शॉर्ट्स में पैंट उतार के खड़ा हो गया। न मैंने वार्म अप किया न मैंने स्टार्टिंग लिया। तो जैसे ही हमारी रेस चालू हुई तो हम दोनों साथ साथ भागे राजीव में, और मैंने करीब राजीव को 20-30 मीटर पे पकड़ लिया।
क्योंकि मेरे में पावर ज़्यादा थी पहलवानी से, तो मैंने 20-25 मीटर के बाद में उसको मैं पीछे छोड़ने लगा और 100 मीटर में फर्स्ट आ गया और राजीव सेकंड। अब वो क्या है, हमारे जो गुरुजी थे उनके गले में फंदा डल गया कि भाई अब इसको कैसे हम हटाएं। जी। तो फिर आखिर में ये हुआ कि भी राजीव तो 100 मीटर करेगा, लेकिन आप 5,000 10,000 मीटर वहाँ होती है, वो आपका सिलेक्शन हम कर देंगे, उसमें आप चली जाइए। जी। फिर मुझे बताया गया भी 10,000 मीटर में जो ट्रैक है इसके करीब 25 राउंड आपको लगाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जैसे किसी भी आदमी को कोई लक्ष्य निर्धारित करके जाता है और उसको कुछ मिलता है तो बड़ी खुशी होती जी। है। तो मेरा जब सिलेक्शन हो गया टीम के लिए तो मुझे बड़ा खुशी हुई और मैं 10,000 मीटर की तैयारी करने लगा। करीब 1-1.5 महीना हमें इंटर कॉलेज में जाने का था। तो फिर इसके बाद में क्या हुआ कि मैं वो चक्कर लगाने लगा। करीब फर्स्ट डे मैंने करीब 20-22 राउंड SMS स्टेडियम में जो ट्रैक था उसके लगाए और धीरे धीरे जानने के पहले करीब 1.5 महीने में मैंने करीब 30-32 राउंड 400 मीटर ट्रैक के लगाने लगा। और फिर तो मेरा स्टेमिना डेवलप हो गया और मैं चला गया। हम इंटर कॉलेज गए तो अलवर मेरा ननियाल था, वहाँ मेरी नानी थी। तो नानी ने मुझे कहा भाई तू कैसे आया, तो मैंने कहा साहब मैं इंटर कॉलेज खेलने आया हूँ। तो जैसे जो बच्चे इनोसेंट होते हैं ना, जिनका किसी चीज़ में सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें बड़ा जोश सा रहता है। जी हाँ। तो मेरे में भी बड़ा जोश सा रहा कि भाई मैं हमारी टीम, कॉलेज की टीम के साथ यहाँ दौड़ने आया हूँ, खेलने आया हूँ। तो हम लोग क्या है कि फिर मेरी नानी ने हमारे जो मामा थे उनकी ड्यूटी लगाई, भाई कल दौड़ लगाएगा तो इसको तुम दौड़ा के लाओ। फिर RR कॉलेज में हम लोग गए तो हमारे जो पुराने साथी जो टीम मेंबर थे उन्होंने मुझे कहा ये कालू राम जो सैनी है यहाँ का पहले का चैंपियन है, अच्छा। तुम इसके पीछे पीछे रहना और अगर तुम्हारे में फिर बाद में ताकत हो तो तुम आगे बढ़ना। तो फिर मैं क्या है कि मैंने यही किया। तो जब हमारे फर्स्ट डे 5,000 मीटर दौड़ होनी थी उसमें करीब 12.5 राउंड ट्रैक के लगाने थे। तो फिर मैं जैसे जैसे चला तो 3-4 चक्कर के बाद में मुझे ऐसा लगा कि भाई कालू राम का थोड़ा सांस उखड़ रहा है और मैं बिल्कुल फ्रेश सा था। अच्छा। तो फिर मैं तो कालू राम को छोड़ के चला गया। तो फिर जैसे ही पुराने चैंपियन को आप पीछे छोड़ो तो पब्लिक आपकी हुटिंग भी करती है। तो सारे जो भी बैठे थे उन्होंने हुटिंग की और फिर मैं जोश जोश में उस दिन फर्स्ट आ गया। सेकेंड डे हमारी 10,000 मीटर हुई। 10,000 मीटर भी मैंने कालू राम को हराया और मैंने दोनों इवेंट जीत लिए और मेरा इंटर यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन हो गया। इंटर यूनिवर्सिटी के लिए जब सिलेक्शन हो गया तो फिर हम लोग कालीकट गए। तो मेरा कॉलेज में बड़ा रुतबा सा हो गया एक तरह से, भाई जैसे हमारे नया चैंपियन, भाई नया चैंपियन में बन गया। मेरा नोटिस बोर्ड पे नाम लिखा गया, भाई हमारे कॉलेज के महाविद्यालय के विद्यार्थी गोपाल सैनी 5,000 10,000 मीटर में जीते और इनका इंटर यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। ये कौन से साल की बात थी? 75 की 75 में मैंने ये पहला कॉलेज में के इवेंट में पहला मेरा ये था। फिर हम करीब एक महीने के बाद में हमें अभ्यास कराया गया और फिर हम कालीकट गए। तो कालीकट में मैंने वहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता फर्स्ट टाइम पे। इंटर यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इस तरह से मेरा जो मैं पहलवान बनने वाला जो था वो मैं क्या है कि एथलीट बन गया। यहाँ से आपका जीवन बदल गया? हाँ बिल्कुल, यू टर्न ले गया। मतलब यू टर्न ले गया। फिर यहाँ पे बड़ा जयपुर में तहलका सा मच गया कि साहब एक एथलीट है, पहलवानों की तरह वो एक्सरसाइज करता है, वो पहलवान छोटे छोटे बाल रखता है, पहलवानों की तरह ही दौड़ता है और वो इंटर यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। तो मैं एक दिन कसरत कर रहा था तो यहाँ स्टेडियम से कोचेज आए तो मुझे करते हुए बोला भाई तुम ऐसा है कि वहाँ जीते हो, तुम स्टेडियम आया करो। और वो मुझे स्टेडियम मैं दूसरे दिन से चला गया। करीब इन्होंने 15-20 दिन मुझे मेहनत कराया और मुझे फिर वो स्टेट मीट के लिए अजमेर लेके गए और मुझे अंडर 19 में वहाँ 3,000 मीटर दौड़ाया और मैंने अंडर 19 में 3,000 में स्टेट में फर्स्ट आया। वो करीब 25 साल पुराना नारायण सिंह जी का रिकॉर्ड था, वो मैंने तोड़ा। अच्छा। तो बस यहाँ से फिर मेरी लाइफ बन गई। फिर मुझे नेशनल में लेके गए हैदराबाद। फिर मैंने वहाँ 3,000 मीटर और 1,500 मीटर स्टीपल चेज में नेशनल रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीता। तो इस तरह से मैं क्या पहलवान से बनता बनता मैं क्या एथलीट बन गया। जब आप एथलीट के तौर पे उभर गए, करीब करीब देश आपको जानने लगा कि जयपुर का एक नया सितारा ट्रैक एंड फील्ड पर आया है और अपनी धाक जमाए हुए हैं, पहलवानों जैसा शरीर लेकिन एथलीट जैसी फुर्ती उसमें है। आपको लगा बाद में कि यार पहलवान बनने की इच्छा मन में रह गई? नहीं, ऐसा है कि जैसे मैं तो क्या खिलाड़ी बनना चाह रहा था, क्योंकि मेरे को शौक क्या था, पहले यहाँ पे कुश्ती के दंगल होते थे। बख्शी जी थे हमारे जयपुर में महाराजा कॉलेज में, वो दंगल कराते थे। तो मैं जब बच्चा था तो वो दंगल देखने जाता था। तो उन कुश्ती के पहलवानों को देख के क्या है कि मेरे मन में था भी मैं भी पहलवान बनूं।
फिर इसके बाद में नेशनल कबड्डी हुई यहाँ पे, महिलाओं की, पुरुषों की, वो प्रतियोगिता मैंने देखी। फिर उन खिलाड़ियों को मेडल मिले। तो मेरे पहले क्या, बच्चे जब होते थे हमें ये पता नहीं था भाई ये मेडल क्या नकली होते हैं असली होते हैं। हमने सोचा यार कितने बड़े बड़े इनको सोने के मेडल मिल रहे हैं। तो फिर हमारे दिमाग में, उस दिन से मेरे दिमाग में आया कि हमें खिलाड़ी बनना है। लेकिन ये नहीं था भाई पहलवानी बनना है या कबड्डी खेलनी है या एथलीट बनना है, लेकिन दिमाग में आया कि भाई मुझे भी खिलाड़ी बनना है और ऐसे मेडल जीतना। अच्छा, ये जो आपकी कहानी है टोक्यो ट्रैक एंड फील्ड की, में आपने इसमें जबरदस्त प्रदर्शन किया, इसके बारे में बताएं क्या रहा। देखिए ऐसा है कि जब मेरे को सबसे पहले तो जब मैंने क्या हुआ कि हैदराबाद में जीता, तो मुझे क्या है कि 75 में ही मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करने का मौका मिला तेहरान के लिए। ठीक है ना, मुझे जैसे मैं पटियाला कैंप में रहा तो मुझे वहाँ की मेरी परफॉर्मेंस और मेरी मेहनत को देख के वहाँ के जो कोचेज थे उन्होंने कहा भाई इनको तेहरान भेजो। और मैं सबसे पहले तेहरान गया, ठीक है ना। जब तेहरान में गया तो मुझे वहाँ 5000 मीटर की दौड़ दौड़नी थी। और वहाँ भी मैं क्या हुआ कि दौड़ते दौड़ते मैंने क्या भारत को स्वर्ण पदक, पहला इंटरनेशनल मेरा टूर्नामेंट, और उसमें ही मैंने भारतवर्ष को क्या है कि 5000 मीटर में स्वर्ण पदक दिलाया। तो वहाँ क्या है मेरा, वहाँ से फिर मेरा क्या है एक तरह से मेरा जो स्ट्रक्चर है वहाँ से बढ़ने लगा। भाई आप नेशनल लेवल से अगर जाते हैं बाहर खेलने और वहाँ अगर आप कंट्री को गोल्ड मेडल जिताते हैं तो फिर वहाँ से मेरा क्या स्ट्रक्चर ऊपर बढ़ने लगा। और फिर धीरे 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 वहाँ के जो हमारे जो इंडिया कैंप में कोचेज थे, मेरे कोच थे JS सैनी साहब, जोगेंद्र सिंह सैनी। अब उनकी डेथ हो गई अभी करीब 2 साल पहले। तो वो इंडिया के चीफ कोच थे। तो उन्होंने फिर मुझे क्या है कि 5000 और 3000 मीटर स्टीपल चेज के लिए कहा कि भाई आप ये दोनों इवेंट पे कंसिडर करिए। तो फिर वो उसी हिसाब से मुझे तैयारी कराने लगे और मैं 3000 मीटर और 5000 मीटर की दौड़ दौड़ने लगा। फिर मैंने टोक्यो में भी ये दोनों रेस जीती, वहाँ पे रिकॉर्ड बनाए। और वो रिकॉर्ड जो मैंने बनाया अभी 42 साल में अब टूटा है। और करीब 17 रिकॉर्ड अभी हिंदुस्तान में मेरे हैं जो अभी तक चल रहे हैं। अभी तो खाली 2 ही रिकॉर्ड टूटे हैं, अभी 14 रिकॉर्ड अभी बाकी है। अभी जो रिकॉर्ड तोड़ा है आपका, उस खिलाड़ी के बारे में बताएं कुछ जानकारी। हाँ, अभी जो खिलाड़ी है वो क्या है, अविनाश साल्वे, महाराष्ट्र का। वो वैसे इंडियन आर्मी में है, लेकिन वो उसने मेरा जो 3000 मीटर स्टीपल चेज का जो है रिकॉर्ड वो अविनाश साल्वे ने तोड़ा है। लेकिन अब इसमें क्या है कि अब बहुत अच्छी बात है, जो रिकॉर्ड बनते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि टूटने के चाहिए। ये कंट्री के लिए अच्छा है कि भाई नए नए बच्चे आए उन रिकॉर्ड को तोड़ें। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा 42 साल तक रिकॉर्ड रहा तो अविनाश साल्वे का क्या 50 साल तक रहे। मैं तो जो यूथ है उनको यही कहना चाहता हूँ कि वो ये मेहनत करे, इस रिकॉर्ड को जल्दी से जल्दी तोड़ें, जिससे हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन हो सके। गोपाल सैनी जी, जब आप ट्रैक एंड फील्ड की दुनिया में छा गए, एक स्टार बन गए, आपको देख के बहुत सारे आज के स्टूडेंट्स, आज के नए खिलाड़ी सीखते होंगे। खुद आप किससे प्रेरित हैं? आपके रोल मॉडल कौन है? देखिए ऐसा है कि मैंने आपको बताया ना कि मैं सबसे पहले तो मैं क्या कुश्ती में मैं जाना चाहता था। कुश्ती मैंने चालू की, कुश्ती के अखाड़े में मैं जाके पहलवानों को देखता था। तो उनको जब देख के तो दिमाग में रहता था कि भाई मेरा भी जो शरीर है ऐसा रहे, मजबूत रहे, और मैं बिल्कुल हंस-पुश दिखूं, मेरी मसल्स पावरफुल रहें, और बाकी मैं पहलवानी में नाम रोशन करूं। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने देखा है पानी अपना रास्ता खुद निकालता है, इसी तरह से भगवान जो चाहता था कि वो चाहता था कि भी मैं ज़्यादा बहुत भारी मसल्स न बनाऊं, हल्की फुल्की मसल्स हल्की फुल्की मसल्स रखूं। तो उन्होंने मुझे पहलवान के बजाय एथलीट बनाया। अब एथलीट में भी अगर मैं 100-200 मीटर बनाता तो मेरी मसल्स बहुत पावरफुल होती, क्योंकि वो मस्कुलर रेस होती है। तो उन्होंने कहा नहीं आप लॉन्ग डिस्टेंस करिए। तो मुझे वहाँ से भगवान की तरफ से मतलब एक आध्यात्मिक आदेश मिला कि भाई आप लॉन्ग डिस्टेंस में जाइए। और चूंकि मेरे शरीर की जो बनावट है वो भी ऐसी है कि मैं इसी में मुझे सफलता मिल सकती, तो फिर मैंने ये लॉन्ग डिस्टेंस चालू किया। और लॉन्ग डिस्टेंस में भी मैंने जैसे 3000 मीटर स्टीपल चेज, जो 5000 मीटर, जो मैंने आपको बताया मेरे कोच ने जो थे उनकी डेथ हो गई, उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई आप अपने शरीर की बनावट के हिसाब से आप ये 2 इवेंट पकड़िए, जिससे आप हिंदुस्तान में। जोगेंद्र सिंह जी से हाँ, JS सैनी उनका नाम। JS सैनी जी। तो उन्होंने जो आपको बारीकियाँ सिखाई वो आज भी आपको याद है कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो कुछ और? हाँ, देखिए ऐसा है, वैसे मैं बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कबीरदास जी ने कहा भी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु का बहुत बड़ा जीवन में महत्व है। अभी हमारे जो बच्चे हैं मैंने देखा है कि वो ट्रेनिंग करते हैं, जैसे
मेरे पास भी बहुत बच्चे आते हैं, उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। लेकिन मैं जैसे मेरा एक शौक़ है, मैं उनसे कोई फ़ीस वगैरह लेके इस तरह से मैं काम नहीं करता। मैं खाली अब देश सेवा के हिसाब से काम करता हूँ, और जो भी बच्चे आते हैं लड़के लड़कियाँ, उनको मैं सेंट्रल पार्क में सिखाता हूँ। लेकिन अभी क्या बच्चे हमारे क्या करते हैं, जब से मोबाइल आया है, यूट्यूब आई है, इसके बाद में क्या है, गुरु जो सिखा रहा है, गुरु के साथ में अपना उसमें भी दिमाग लगाते हैं। तो इससे क्या बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप गुरु में ही विश्वास रखें, गुरु जिस रास्ते पे ले जा रहा है उसी रास्ते पे चलें, अन्य अपना दिमाग इसमें न लगाएं। सैनी साहब, जब आप मेडल जीतने लगे और आपके परिवार तक ये चीज़ें आने लगी, खुशियों की खबर, क्या कहा माता पिता ने, क्या प्रभाव पड़ा उन पर? देखिए ऐसा है, मैं बताऊं आपको कि जैसे पहले के जो माता पिता थे ना, वो क्या है कि हमेशा ये चाहते थे कि हमारे बच्चे हंस पुष्ट रहें। मैं अभी के माता पिताओं में और पहले के माता पिताओं में अंतर बता रहा हूँ। जी। पहले के माता पिता बच्चे पे ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर नहीं रखते थे, और बच्चे से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते थे कि मेरा बच्चा आईएएस बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा क्या बने। वो उनका काम ये था कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना, बच्चे को कॉलेज में एडमिशन कराना, और उसके जितना उसमें शक्ति है उसके हिसाब से उसको तैयारी करवाना। लेकिन वो ये चाहते थे कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ में शारीरिक रूप से भी वो कसरत करे। जैसे अपने पहले देसी खेल थे, सितोलिया थे, रुमाल झपट्टा था, और जैसे अपन गलियों में जो खेल बॉडी खेलते थे, एक्सरसाइज। बॉडी एक्सरसाइज। तो जैसे मैं जब ये खेल कूद करने लगा तो मेरे माता पिता तो मुझे सहयोग करते रहे। और वो क्या है कि चूंकि वो ज़्यादा टीचर थे तो ज़्यादा इतने अमीर भी नहीं थे, लेकिन इतने गरीब भी हम लोग नहीं थे, तो हमारा जैसे खाना पीना सही चल रहा था। भैंस रखते थे, खेत था, तो हमारे क्या है कि जैसे दूध वगैरह हमेशा हमारे लिए खूब रहा। और सलाद हमारा खेत था, तो हम खुद ही खेत में से निकाल निकाल के खूब खाते रहते थे। गाजर, मूली, मटर, पालक, जो भी ऑर्गेनिक जो फूड है हम लेते रहते। तो ये सब चीज़ें क्या है कि घर वालों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। कि मैं जब मेरा छोटा भाई जिसकी अभी डेथ होगी, दिलीप था, एक्सीडेंट में, जब मैं आता था तो वो पहले ये मिक्सर नहीं थे, तो वो क्या है मेरे लिए बादाम, वो जो अपने जो कुंडी होती है ना, पत्थर की कुंडी में, उसमें घोट के रखता था। और एक जग भर के करीब 200 ग्राम वो होता था, जिसमें बादाम, ये सारे पिस्ता वगैरह, जो ठंडाई जिसको बोलते हैं अपन, वो ठंडाई मेरे लिए वो जग में भर के रखता था। तो मैं जब दौड़ के आता था 40-45 किलोमीटर उस टाइम पे, तो वो आते ही वो मैं घर आते ही वो उसको ठंडाई पीता था। फिर बाद में मेरा नाश्ता वगैरह मेरी मदर वो जो बनाते थे। शाम को मेरे लिए जूस निकलता था मौसमी का, तो सारे घर वाले लगे रहते। फिर जैसे मेरी ग्रैंड मदर भी, हम लोग क्या संडे को छुट्टी रखते हैं, तो छुट्टी के दिन मैं जैसे जाता नहीं था, तो मेरी दादी मेरे कमरे पे आती थी और वो जयपुरी भाषा में कहती थी, भैया तू जाए लोग होने की, थारी तबीयत तो खराब होने होगी, कहीं बात हुई। चिंता हो जाती चिंता हो जाती थी। तो वो मैं कहता था कि नहीं बा, हमारी दादी को मैं बा कहता था, बा वो आज मेरी छुट्टी है, मैं जाऊंगा नहीं। तो मतलब मेरे को बनाने में पूरे घर वालों का बहुत बड़ा रोल रहा। तो यही मैं एक संदेश इस माध्यम से आज के अभिभावकों को देना चाहता हूँ कि आप बच्चे को पढ़ाई के लिए तो तैयार करिए। मैं ये नहीं कहता भाई उसको पढ़ाई में पीछे छोड़ दो, लेकिन आप उसको इतना प्रेशराइज मत करो, उसको फिजिकल वर्क करने के लिए भी मौका दीजिए। आप उसको 1-1.5 घंटे खेलने दीजिए। अगर वो शारीरिक रूप से मजबूत होगा तो दिमागी रूप से भी मजबूत होगा। और अगर वो मान लो कोई चीज़ को मान लो 1 घंटे में पकड़ रहा, तो मेरा विश्वास है कि वो 10 मिनट में उस चीज़ को पकड़ लेगा दिमागी रूप से। जैसे मैंने उस टाइम पे साइंस बायोलॉजी से मैंने बीएससी किया, तो उस टाइम पे जब मैं 75 में फर्स्ट ईयर में आया, तो 13-14% रिजल्ट रहता था हमारा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि लिटरेचर मिलता नहीं था, क्योंकि हम लोग सरकारी स्कूलों से जाते थे, हिंदी मीडियम होता था, सारे लेक्चरर इंग्लिश में पढ़ाते थे, किताबें भी इंग्लिश में होती थी, तो बड़ा दिक्कत होती थी। तो रिजल्ट ये समझ लिए 13 से 15% होता है, उसमें भी हम पहली झटके में फर्स्ट ईयर में पास हो गए। तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर स्पोर्ट्स मैन है तो बहुत इंटेलिजेंट होता है। अगर जो दिमाग से अगर अच्छा नहीं होगा तो वो खिलाड़ी भी अच्छा नहीं बन सकता। आपने देखा होगा फुटबॉल जब खेलते हैं तो जो गोल बनाने वाला खिलाड़ी होता है वो करीब 20 खिलाड़ियों से घिरा हुआ रहता है। लेकिन वो उसके बाद पास आता है, वो सेकंड के 100वें हिस्से में अपने दिमाग का उपयोग करके और बॉल के ना उसमें गोल में डाल देता है, नेट पे डाल देता है। तो वो इंटेलिजेंट है जब ही डालता है ना, वरना तो वो क्या इधर उधर कर देगा। तो इसलिए माता पिता को बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको शारीरिक भी परिश्रम करना चाहिए, किसी स्पोर्ट्स में उनको डालना चाहिए, जिससे कि वो एक अच्छे खिलाड़ी भी बन सकें और इनका दिमाग भी मजबूत हो सके। सैनी साहब, बहुत सारी बातें हैं, और जब खेल शुरू हो गया आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें जम गए, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी आपका काम चलता रहा। फिर आपका जॉब में आना हुआ, रेलवे में आए थे आप शायद खेल के आधार पर, खेल कोटे से।
हाँ नहीं, सबसे पहले तो मैं क्या राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बना। अच्छा। हाँ, खेल कोटा में। हाँ। फिर बाद में मैंने क्या है कि मेरा प्रमोशन हो गया, इंस्पेक्टर हो गया मैं। फिर मेरे क्या है पुलिस की जॉब पसंद नहीं आई, तो फिर मैं क्या है कि मुझे रेलवे से ऑफर मिला और फिर मैं रेलवे में चला गया। फिर रेलवे में मैं करीब 3-4 साल रहा। फिर रेलवे से मुझे अच्छा जो बैंक में मिल गया। फिर मैं SVBJ बैंक में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिस चला गया। फिर आखिर में मैं AGM हो गया था, जो मैं सेक्रेटरीट ब्रांच में था, और वो ब्रांच मैंने चलाई। तो वहाँ भी मैंने क्या बैंक में भी छाप छोड़ के आया हूँ कि सारे बच्चे जानते हैं कि आदमी 3 करोड़ से 80 करोड़ का प्रॉफिट कैसे करता है, वो मैं ही वहाँ पे ब्रांच में करके आया था। और इस परफॉर्मेंस के बेस पे मेरे को बैंकिंग ने क्या है कि मैं 2014 में रिटायर होने वाला था, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा भाई आप क्या है कि अभी और नौकरी करिए। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है हाँ, आपकी। तो मुझे करीब 5 साल मुझे बैंक ने एज ए स्पेशल केस नौकरी का और मौका दिया, और एक्सटेंशन वो में। मैंने किया। यानी इस बात से ये साबित होता है कि एक खिलाड़ी का दिमाग काफ़ी तेज बहुत होता है, तेज होता है। और 3 करोड़ के प्रॉफिट के वो 80 करोड़ के प्रॉफिट हाँ, तक ला तो वो सकता है। मैनेजमेंट मेरे MD जो थे ज्योति गोसा, वो मुझे ये कहते थे कि भाई तुम हमारे क्या है कि 100 तालों की एक ही चाबी हो। और फिर क्या है, चाहे गवर्नमेंट से कोई बात हो, बिजनेस का हो, बिजनेसमैन से हो, कहीं से भी कोई हो, या साधारण क्लाइंट हो, उससे भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सारा मैं मैनेज कर लेता। क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्समैन है ना, तो हमें थोड़ा सा मिलने में जुलने में किसी भी आदमी से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अपने नाम का भी उपयोग किया और मेहनत भी मैंने की। इस बेस पे मेरे को क्या है, मतलब बैंक में भी अच्छे रिजल्ट्स मिले और हमने बैंक में अच्छा काम किया। अपने विवाह के बारे में बताइए। देखिए, मेरा जो विवाह है बड़ा, वो भी बड़ा टिपिकल है। टिपिकल। हाँ, क्या है ये भी कि खेलों से जुड़ा हुआ है या कुछ और हाँ नहीं, कहानी? वो जैसे रामचंद्र जी का स्वयंवर हुआ था ना भाई, उन्होंने धनुष तोड़ा था, फिर शादी हुई थी। जी। उसी तरह से मैं क्या बेंगलोर से आ रहा था, तो बेंगलोर से हम नेशनल खेल के आ रहे थे। तो मेरी जो अभी वाइफ है वो भी हमारे साथ थी। और पता नहीं क्या हुआ, जैसे पहले खिलाड़ी क्या ये रेलवे लाइन पे जैसे चलते चलते क्या गेट पे खड़े हो जाते हैं, तो मैं भी गेट पे खड़ा हुआ था। अब पता नहीं मुझे कोई चक्कर आया या किसी ने धक्का दे दिया, मुझे आज तक याद नहीं है। जी। तो मैं क्या चलती ट्रेन में से गिर गया, ओहो। बेंगलोर से जब आ रहा। और देखिए कुदरत का खेल देखिए कि मैं जब गिरा तो अचानक मैं गिरा और वो पत्थर पे जाके गिर गया, और जो नीचे रेलवे गिट्टी। लाइन पे गिट्टी जो होती है ना उस पे, और कोई एक गिट्टी मेरे यहाँ लेफ्ट साइड में लगी, और इसके लगने से ही मेरे क्या ब्लड आया और मैं बेहोश हो गया। बेहोश होके इतनी देर बेहोश रहा कि पूरी गाड़ी खटखट खटखट मेरे से निकल गई, और वो निकली। फिर बाद में क्या हुआ कि मुझे पता नहीं, जब रेल निकल गई तो मुझे थोड़ा बहुत होश आया, और मैं उन खून की निकलती की पोजीशन में मैं जंगल में पैदल पैदल चलने लगा। फिर क्या है कि जब गाड़ी करीब 30-35 किलोमीटर चला गया, तो वो मैं जब वहाँ उनकी पूरी टीम में जब नहीं मिला, तो जो अभी मेरी बीवी है ये भी क्या है कि हमारी टीम मेंबर थी। अच्छा। तो इन्होंने सबने पता किया कि भाई, तो वो डिब्बे में पूछा तो किसी ने बोला भाई हमने कोई चीज़ गिरती हुई देखी। तो इनको ये शक हुआ कि शायद मैं ही गिरा होगा। तो फिर चेन खींची गई, चेन खींच के ट्रेन पीछे आई, और मैं क्या उस हालत में बिल्कुल, मेरा एक कट लगा हुआ था यहाँ पे, मेरा मुंह बिल्कुल खून में, और मैं पैदल पैदल जंगल में आ रहा था। फिर इन्होंने मुझे क्या है बोगी में चढ़ाया। अच्छा। आगे चेन्नई मैसेज किया कि भाई ऐसी बात हो गई, तो डॉक्टर ने फिर मेरे को करीब आधा पौन घंटे बाद में डॉक्टर मिला चेन्नई में। फिर उसने हमारी चेकिंग की, तो वो बोले कि भाई बच गया। ओह। मतलब एक जरा सा कट और लग जाता तो ब्रेन हेमरेज हो जाता, मैं चला जाता। जी जी। तो कुदरत क्या है, वो जब आदमी मौत के मुंह से आता है ना तो बड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर क्या हुआ, मेरा ये मुंह ऐसा हो गया जिसमें मेरे क्या ये मुंह भी नहीं खुला, सूजन आ गई इसमें। अच्छा। तो ये मेरी वाइफ ने क्या हुआ कि मतलब जैसे दूध में ब्रेड डाल डाल के जैसे बच्चे को खिलाते हैं ना भाई, मैं चूँकि सीनियर भी था। नहीं, तब तो वो आपकी टीम मेंबर थी। हाँ, मेंबर। वाइफ बाद में बनी। हाँ, लेकिन टीम मेंबर में उन्होंने जो रोल किया ना, वो ऐसा किया कि मैं उनसे फिर भाई जैसे एज स्पोर्ट्समैन सीनियर के हिसाब से उन्होंने तो दूध पिलाया, और जैसे लड़कियों में रहता है भाई उनको थोड़ी अक्ल आती, लड़के तो कर नहीं सकते थे। जी। तो मेरे को चम्मच से, जैसे हम लोग करीब 20-22 घंटे की जर्नी होती, और वो दूध में डबल रोटी में दूध डाल डाल के मुझे वो चम्मच से खिलाया गया। और फिर मैं क्या है कि हम लोग जयपुर आ गए। तो इसी बीच में मेरा क्या दिमाग घूम गया। तो मेरे घर वाले भी पीछे कह रहे थे कि भाई तेरा कोई शादी कर, अब तू 26 साल का हो गया, फिर तेरी शादी नहीं होगी, ये है वो। मेरी दादी कहती थी जब भी मूड में होती थी। हाँ, फिर मैं कहता था भाई अब मेरी कोई शिकायत तो है, मैं तो नाम कर रहा हूँ तुम्हारा, और नहीं अपना कोई ऐसा प्यार मोहब्बत था। फिर मैंने घर वालों को बताया, तो पहले तो मेरा जो चेहरा देख के वो घर वाले डर गए। तो मेरे को क्या झूठ बोलना पड़ा कि भाई मेरे पे पहले क्या लोहे का बक्सा लेके जाते थे हम लोग, पहले अटैचियाँ ये तो होती नहीं थी।
तो घर वालों ने कहा भाई ये तेरे क्या हुआ, कि बोला साहब मैंने कहा मैं सो रहा था तो बक्सा गिर गया तो मेरे एक कट लग गया। तो फिर वो मेरा छोटा भाई जो था ना वो समझ गया कि भाई ये कट लगा है, या तो इसके किसी ने कुछ मारा है या कोई चक्कू लगाया है या क्या झगड़ा हो कोई गया। दिक्कत है, ये बता रहा नहीं। तो फिर मैंने जब वो मेरे को कहा, भाई दादा कहता था मुझे कि आप मेरे हाथ लगा के बताओ कि आपके ऊपर ये बक्सा गिरा था। फिर मैं बड़ा इमोशनल हो गया। फिर मैंने कहा नहीं है वो ऐसा है बात हुई, मैं चलती ट्रेन से गिर गया। ओह, तो बड़े घर वाले बड़े इमोशनल हो गए, टेंशन में आ गए सब। फिर जब मतलब माहौल नॉर्मल हुआ तो फिर मैंने उनको कहा भाई आप लोग मेरे लिए शादी शादी की बात करते हो, अब मैंने एक लड़की है, अगर तुम चाहो तो मैं दिखा दूँ। अच्छा। तो हम आए थे सुबह, वाइफ को जाना था शाम को, गंगानगर की थी वो। हाँ। तो मैंने इनको दिखाया तो वो घर वाले खुश हो गए, हम्म, क्योंकि वो सरदार कम्युनिटी से हैं। जी। तो फिर उन्होंने कहा भाई बातचीत करनी पड़ेगी। फिर हमने कहा भाई तुम अपने माता पिता से बात करना। तो फिर ये तो लड़की क्या करे, फिर इनकी बहनों ने बातचीत की। तो मेरा नाम खूब था, तो मेरे जो फादर इन लॉ थे मेरे इसमें मेरे बारे में खूब पढ़ते थे। जी जी। तो उनको अचंभित हुए यार कि मेरी लड़की से भाई इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे शादी के ऑफर कर रहा है। हम्म, तो फिर ये आई कि भाई पिताजी से बात की जाए। तो उन्होंने पिताजी ने हमारी बातचीत की, तो हमारी बहुत शानदार तरीके से शादी हुई। मतलब शादी हुई। मतलब लव कम अरेंज। लव तो हुआ ही नहीं। अच्छा। ये नहीं, तो बाद में तो हुआ ही होगा। नहीं 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 हुआ ही नहीं ना। फिर तो हमारी मतलब शादी छः हुई। सात महीने में शादी होगी ना। अच्छा। भाई ये घटना घटी, हाँ। और ये घटना घटी 81 की बात है, 82 में हमारी शादी हो गई। तो हमारा तो प्यार मोहब्बत तो तो ये एक्सीडेंटल मैरिज होगी। हाँ ये एक्सीडेंटल। अच्छा। तो ये मान के चलिए। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरी बीवी से कि मतलब अभी भी बहुत सहयोग मुझे करती है। जी अब जैसे मैं स्पोर्ट्स में क्या है, पूरा साल भर में 7-8 महीने बाहर रहता हूँ अभी भी, जी। क्योंकि मैं क्रीड़ा भारती एक संगठन है उसमें काम करता हूँ। और वो क्या है कि एक ऐसा संगठन है जो फ्री में हम लोग खेल के लिए काम करते हैं। जैसे जी जी। योगा है, जीजाबाई अवार्ड है जो खिलाड़ियों की माताओं का सम्मान, जैसे अभी इको योगा है, पूरा हमने पूरे सूर्य नमस्कार। जी जी। तो इस तरह की हम एक्टिविटी करते हैं जिससे पूरे देश में खेलों का माहौल बने, जी। और यूथ को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित करते हैं। बातों बातों में कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं मेहमान, हमारे अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, राजस्थान के सुप्रसिद्ध लाडले सितारे श्री गोपाल सैनी जी। गोपाल सैनी जी, बहुत सारी बातें हमने आपके बारे में अभी तक की है। हमारे श्रोता आपकी बातों को, आपके जीवन को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अब जब खेलों की दुनिया की बात करते हैं, आप 75 से खेलों के ट्रैक पर हैं और आपको अवार्ड काफ़ी मिले टोक्यो ट्रैक एंड फील्ड में जाके, और उसके पहले भी विदेशों में आपने काफ़ी झंडे गाड़े हैं। इतने सालों में लगभग 45-50 साल का समय बीत रहा है। क्या क्या फ़र्क आ गया है खेलों की दुनिया में, खासतौर से ट्रैक एंड फील्ड में? देखिए मैं आपको बताऊं कि पूरे खेल जगत में ही ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है। जब हम मास्को ओलंपिक में जा गए थे तो हमें उस टाइम पे करीब 8 रुपए की खुराक मिलती थी। तो उसमें क्या है कि 2 पीस पनीर के, एक जरा सी ग्रेवी एक कटोरी में होती थी, या जो नॉन वेज था उसको 2 पीस मटन के, जरा सा कटोरी में मटन मिलता था। बाकी ये चावल दाल रोटी ये सब कुछ होता है। जी फिर क्या है कि नहीं, जैसे लेटेस्ट जो एपरेटस है, जैसे मैं एथलीट हूँ तो मेरे जैसे स्पाइक्स हैं, वार्म अप शू हैं, और भी कई चीज़ें हैं। वो जैसे जेवलिन थ्रोवर है उनके लिए जेवलिन नहीं होता था। तो सब चीज़ तो ये उस टाइम पे एपरेटस हम लोगों को नहीं मिलते थे इंटरनेशनल लेवल के। साथ में जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिफिक लैब है, तो ये सब चीज़ें उस टाइम, पैसा है। जैसे अभी नीरज चोपड़ा पे करीब 15 करोड़ भारत सरकार ने खर्च किया। विदेश से कोच आए, जो चीज़ें उनके लिए कमी थी, जैसे उनके आर्म एक्शन में थोड़ा डिफेक्ट हो रहा था तो उन्होंने जर्मनी से मशीन आई, उस मशीन से इसको प्रैक्टिस करवा के उस आर्म एक्शन को ठीक कराया गया। करीब 80 जेवलिन आए जो करीब 80 लाख के हैं, वो क्या है नीरज के लिए आए। अभी जो उनका कोच है 35-40 लाख रुपए साल के वो लेते हैं फीस, वो जर्मनी से कोच आए हुए हैं। तो अब सरकार क्या है कि खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ कर रही। पैसा, जैसे मैं आपको बताऊं 4 एशियाड खेलने में मुझे 2,500 रुपये तो एक बार मिला, और 25,000 रुपये एक बार मिला। मतलब कैश प्राइज टोटल 27,500 रुपये मिली। अगर आज में वो होता तो ये मान के चलो मेरे पास करीब 25-30 करोड़ रुपया मेरे पास आज होता। आज इतना फ़र्क आ गया। इतना है। अब जैसे अर्जुन अवार्ड है, अब अर्जुन अवार्ड के लिए भारत सरकार 10 लाख रुपया देती है। उस टाइम पे हमें 80 में अर्जुन अवार्ड जब मिला तो हमें 200 रुपये महीने 2 साल तक मिला। मतलब 4800 रुपये भी हमें एक साथ नहीं दिया गया। अच्छा। 200 रुपये हमारे खाते में आते थे, और वो 200 रुपये करीब 4800 रुपये बनते हैं, वो 2 साल में हमें मिले। तो अब क्या है, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आया है। खिलाड़ियों को मान सम्मान खूब मिलने लगा है, पब्लिसिटी।
पहले जैसे आकाशवाणी था हमारा, तो जसदेव सिंह जी को हम सुनते थे। प्रिंट मीडिया था तो प्रिंट मीडिया में हम पढ़ते थे। लेकिन आजकल प्रिंट मीडिया के अलावा जो टीवी है, इसमें आजकल स्टार रातों रात क्या आदमी स्टार बन जाता है। जैसे आज पीवी सिंधु है, आज नीरज चोपड़ा है, जितने भी जो खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ियों को आज मतलब हमारे अचीवमेंट इनसे कोई कम नहीं रहे, लेकिन आज इनको लोग बाग ज़्यादा इनका नाम के साथ साथ इनकी शक्ल भी उन्होंने टीवी में देखी, तो इसलिए लोग बाग इनको ज़्यादा जानते हैं, इनकी पब्लिसिटी ज़्यादा हुई। तो आजकल हर क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ होने लगा है। बहुत काम करने के बाद में जब आदमी को एक उचित मकाम नहीं मिलता, उसकी वो मंजिल नहीं मिलती जिसका वो हकदार होता है, कभी बाद में जब आपने ट्रैक एंड फील्ड से संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट जैसा, थोड़ा पछतावा हुआ, मन में मलाल रहा कि यार मैं खेलों की दुनिया में कहाँ आ गया? नहीं, देखिए मैं बताऊं कि मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अपने जितने भी टॉप एथलीट रहे हैं ना जी भारतवर्ष के, पहलवान भी जैसे सतपाल पहलवान, ये हमारे साथ रहते थे जी शिवनाथ सिंह जो मैराथन का अभी भी उनका रिकॉर्ड है करीब, ठीक है ना। हरिचंद जिनकी अभी डेथ हुई है, वो 5,000 10,000 मीटर के गोल्ड मेडलिस्ट हैं एशियाड के। जी तो हम लोग सब एक ही कमरे में रहते थे, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई आज जैसे लोग बाग कहते हैं आज कि यार तुम्हें देखो आज खिलाड़ियों को इतना पैसा मिला, तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं। तो हमने कभी जो हमारे भाग्य में था हमें मिल गया। मतलब पहले के खिलाड़ियों की इतनी डिमांड थी नहीं। मतलब हम जब खेल करते थे तो खाली हमारे दिमाग में ये होता था कि हमें देश के लिए खेलना है और हमें देश के लिए मेडल जीतने हैं। हमारे दिमाग में ये नहीं होता था भाई इस मेडल से हमें कितना पैसा मिलेगा, हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे। कभी हमने ये गणित जोड़ बाकी गुणा भाग हमने कभी नहीं लगाए। अभी थोड़े हमारे खिलाड़ी क्या है प्रोफेशनल हो गए, हर खिलाड़ी ने क्या मैनेजर रख लिए। पहले हम क्या है कि जैसे बहुत ईजीली मिल जाते थे, कोई भी आदमी हमें बुला रहा हम चले जाते। अब आप जैसे किसी भी खिलाड़ी को बुला के देख लो, पहले कहेंगे मैनेजर से बात करो, फिर मैनेजर कहेगा साहब इनके 5 लाख रुपए फीस। जैसे मैंने पीटी को बुलाया, कई पहलवानों को हमने जयपुर में बुलाया, तो बोले साहब 6 लाख फीस है, आप हमारे को 5 लाख दिला देना। साथ में अब 5 स्टार होटल का 2 आदमियों का कमरा और फ्लाइट, साथ में फ्लाइट के टिकट 2 आदमियों के अटेंडेंट का ये। तो अब आजकल क्या खिलाड़ियों की डिमांड बहुत हो गई, कॉमर्शलाइज हो गए। जी जी तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ खिलाड़ियों को खाली देश के बारे में और मेडल के बारे में ही सोचना चाहिए। जैसे अगर हम इस तरह से कॉमर्शियल होंगे तो फिर क्या है कि ये स्पोर्ट्स जो ओलंपिक जो स्पोर्ट्स का एक जो लक्ष्य था ना, वो लक्ष्य ख़त्म हो जाएगा, फिर तो एक तरह से बिजनेस हो जाएगा। जी हाँ, गोपाल सैनी जी, अभी आपने बताया था कि आपका विवाह एक घटना के बाद, एक हादसे के बाद में कुछ इस तरह से बैठा कि आपका विवाह हुआ और फिर परिवार में पत्नी ने बहुत सहयोग दिया आपकी सफलता में। चूँकि वो भी एथलीट रही हैं तो आप दोनों के जीवन की जो कम्युनिकेशन था वो बहुत अच्छे से बीता। बच्चों से क्या अपेक्षा थी? जैसा आप चाहते थे वैसा ट्रैक एंड फील्ड पे लाए या उनको फ्री हैंड दिया आपने? देखो ऐसा है कि बच्चे मेरा भगवान की कृपा से बड़े अजय 6-6 फीट के बच्चे हैं, मेरे 2 ही लड़के हैं जी और बड़े अनुशासित बच्चे हैं। बड़ा मैं उनको अपने आप को अपना गौरवान्वित महसूस करता हूँ। लेकिन बच्चे बड़े अनुशासित हैं, उनको भी मैंने स्पोर्ट्स में डाला। तो वैसे स्पोर्ट्स में जो मैं चाह रहा था वो तो नहीं हुआ, लेकिन मैं उनसे संतुष्ट हूँ। जैसे मेरा छोटे वाला लड़का टेबल टेनिस उसने खेली और वो CBSE का सिल्वर मेडलिस्ट है ऑल इंडिया का। ऐसे मेरा बड़ा वाला बच्चा, हालांकि मैं चाहता था वो हैमर थ्रोअर बने, लेकिन वो पहले तो क्रिकेट में चला गया। जब क्रिकेट में उसको सफलता नहीं मिली तो फिर वापस पावर लिफ्टिंग में आ गया। फिर पावर लिफ्टिंग में वो नेशनल और इंटरनेशनल वगैरह खेला और इसके बाद में वो क्या है कि फिर बैंक में उसने PO का एग्ज़ाम वगैरह दिया, तो वो फिर बैंक में उसकी नौकरी लग गई, तो वो फिर आगे नहीं बढ़ा। छोटा वाला लड़का क्या है कि पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया, फिर वो ऑस्ट्रेलिया में अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गया और इस खेल को उसने आगे नहीं बढ़ाया। तो बच्चे दोनों खेल में गए, लेकिन खिलाड़ी भी हैं, खेल को समझते भी हैं। लेकिन जो मैं चाह रहा था कि भाई जैसे मैं ओलंपिक हो रहे हैं, मेरे बच्चे खेल रहे हैं, मैं ओलंपिक विलेज में बैठा हूँ और उनको देख रहा हूँ, वो एक तमन्ना जो मेरी थी वो रह गई, वो इस लेवल पे नहीं गई। कुछ और भी इच्छाएं बाकी हैं जो आप करना चाहते हो अभी खेल जीवन के बाद में? देखिए अब मैं क्या है कि मैं मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरी इच्छाएं बहुत छोटी हैं। मुझे अब न तो पैसा चाहिए, जी मान सम्मान भी बहुत कुछ मिल गया। अब ऐसा नहीं है कि गोपाल सैनी को ही सब कुछ मिलता रहे, अब जो यूथ आ रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो मेरी सोच तो ये है कि मैं हर यूथ को एक प्लेटफॉर्म देता हूँ। अब जैसे मैं सेंट्रल पार्क में करीब 2 घंटे लगाता हूँ, तो कोई भी लड़का लड़की वहाँ आते हैं तो उनको मैं, चूँकि मैं लॉन्ग मिडल डिस्टेंस में और दौड़ में एक्सपर्ट हूँ, तो मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं मैं उनको सिखाता हूँ
और मैं चाहता हूँ कि भाई जो एक लकीर मैंने खींची है, इस लकीर को ये बड़ी करे और हिंदुस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करें। तो अब मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है कि भाई मैं बहुत सम्मानित हो जाऊं और मैं बहुत पैसा कमा लूं। तो मुझे भगवान ने जो कुछ भी दे दिया इससे मुझे संतोष है, और अब मन में कोई भी वो ऐसा नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आखिरी जो मेरा समय है, जो भी एंड है, क्योंकि अब हम 70 साल के होने को आए, 69 में चल रहा हूँ मैं। जी। तो अब मान लो हमारी हेरेडिटी ये है कि भाई हम 85-87 के आसपास जाते हैं। जी। तो मान अब मेरे पास ही मान के चलिए 20 साल और है, ठीक है ना। तो अब मैं 20 साल में जो शेष जीवन जो इस स्पोर्ट्स ने मुझे दिया है, उस कंट्री को मैं लौटाना चाहता हूँ, वापिस देना चाहता हूँ। मेरी बस अब यही इच्छा है और मेरी कोई इच्छा नहीं। न तो मैं इस स्पोर्ट्स से कोई पैसा कमाना चाहता, नहीं मैं स्पोर्ट्स से क्या है कि कहीं राजनीतिज्ञ बनना चाहता, और नहीं मैं और कोई स्पोर्ट्स से कोई अन्य बेनिफिट लेना चाहता। आप खुश हैं अपने खुश हूँ मैं, और अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरा ये जीवन देश के लिए समर्पित रहे, और विशेष तौर से स्पोर्ट्स के लिए समर्पित रहे। आज के दौर के जो युवा खिलाड़ी आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी खेल में संबद्ध हो, जल्दी से जल्दी सफलता पाना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि जल्दी उनका नाम प्रसिद्ध हो जाए, जबकि इसके पीछे की बहुत मेहनत लगती है, उससे वो थोड़ा सा बचना चाहते हैं, या क्विक एंड फास्ट, या आज काम करें कल हम जीत जाएं। क्या कहना चाहेंगे, अगर कड़ी मेहनत के दम पर ही हम सफलताएं हासिल कर सकते हैं? खेलों की दुनिया बहुत त्याग मांगती है। देखिए, आपने ये जो प्रश्न पूछा ना, बहुत ही साइंटिफिक और यूथ के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न मेरे से पूछा। जी। मैं आपको बताऊं कि हम लोग पहले के जितने भी खिलाड़ी थे ना, वो सभी खिलाड़ी खाली मेहनत और अपनी ये भारतीय खुराक है ना, इसके बलबूते के खिलाड़ी हैं। शिवनाथ को ले लो, हरिचंद को ले लो, मुझे ले लो, श्री राम को ले लो, मतलब प्रवीण कुमार को ले लो, जितने भी खिलाड़ी जो हुए हैं एथलेटिक्स के, सतपाल पहलवान हमारे साथ ही ध्यानचंद हॉस्टल में रहते थे। तो ये सब वो खिलाड़ी हैं कभी कोई भी दर्द की गोली नहीं ली, और कभी भी शक्तिवर्धक दवाइयों का सेवन नहीं किया। अभी जो मैं ये नहीं कह रहा भाई हमारे सभी खिलाड़ी ले रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि खिलाड़ी जो क्या अनैतिक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। जी हाँ। तो इसलिए कोई भी खिलाड़ी, जैसे मान लो आज 25, जैसे हम मुझे जैसे मैं एथलेटिक्स में बताऊं, मुझे बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चे हमारे 10th में बैठ जाते हैं एक बार, फिर दोबारा बैठ जाते हैं, जब हम 10वीं का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए मंगाते हैं, तो वो अपनी उम्र कम कर करके 10वीं साल में बैठ जाते हैं, और एक 15 साल के बच्चे के साथ में 22 साल का बच्चा फाइट करता है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो वो क्या दवाइयाँ लेने लगे हैं, स्टीरॉइड्स लेने लगे हैं, वो क्या है जल्दी चैंपियन बनना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं उनको कि अभी रिसर्च हुआ है, और रिसर्च वर्ल्ड में ये हुआ है कि जो दवाई लेता है वो एक पर्टिकुलर स्टेज तक जाता है, लेकिन अगर वो प्राकृतिक रूप से अगर वो करता है मेहनत, तो वो बहुत ऊपर जाता है। जैसे अभी शॉर्ट पुट पर रिसर्च हुआ है, तो शॉर्ट पुट पे ये हुआ कि जिसने दवाई ली वो तो 21 मीटर तक गया, और जो दवाई नहीं ले रहा है, प्राकृतिक रूप से जो खिलाड़ी तैयार हो रहा है, वो करीब 23 मीटर के आसपास जा रहा है। तो वर्ल्ड में वापिस जो सिस्टम है चेंज हो रहा है। तो ये वापिस जो प्राकृतिक मतलब सिस्टम पे आना चाहिए उनको। तो मैं उनको खिलाड़ियों को यही कहना चाहता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, कि अगर आप दवाई लेके चैंपियन तो बन जाएंगे, लेकिन बाद में अपना शरीर ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए इन चक्कर में न पड़ें। और ये स्पोर्ट्स का एक लॉन्ग प्रोसीजर है। कोई भी आदमी ये सोचे कि भाई मैं आते ही चैंपियन बन जाऊंगा, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल की आपको प्लानिंग करनी पड़ती, और धीरे धीरे, चूँकि सारा फिजियोलॉजी का सिस्टम इतना नाजुक होता है, जैसे आपने देखा हुआ हार्ट है, इस पर अगर आपने ज़्यादा अगर अनाड़ी पने से दे दिया तो आपका हार्ट डैमेज हो जाएगा। अगर बच्चा, छोटा बच्चा आ रहा है, अब उसको ओवरलोडेड कर दिया तो सारा फिजियोलॉजी का सिस्टम दब जाएगा। तो इसको बड़ा सिस्टेमेटिक तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। और जो प्राकृतिक जो ताकत की चीज़ें हैं ना, अपने तो देश में हनुमान जी कितने बड़े पहलवान हुए, पहाड़ को उठा लाए दवाई के, उनको देखा पता नहीं लक्ष्मण जी का क्या हो जाएगा, तो उन्होंने पहाड़ उठा के ले गए। तो इतने शक्तिशाली अपने पहलवान हुए हैं। तो उन्होंने ये प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करके इतने शक्तिशाली बने। यानी गलत तरीकों से हमको जीत हासिल नहीं करनी है, नेचुरल वे में आप, अनैतिक तरीके हमें नहीं अपनाए। क्या कहना चाहेंगे उन माता पिता से जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की दुनिया में लाना चाहते हैं? देखिए, मैं ये विषय पहले भी आ गया, मैं फिर इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि माता पिताओं पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बच्चे की टैलेंट देखिए कि बच्चे में क्या टैलेंट है। आज मान लो अगर 6 फीट 9 इंच का कोई बच्चा है, लड़की है, तो आप उसको क्या डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बजाय उसको क्या स्पोर्ट्स में डालिए, स्पोर्ट्स में डालिए। उसको क्या हाई जंपर बनाइए, उसको डिस्कस थ्रोवर बनाइए, उसको जेवलिन थ्रोवर बनाइए, उसकी टांगे लंबी है तो उसको हर्डलर बनाइए,
लॉन्ग जंपर बनाइए, ट्रिपल जंपर बनाइए, अगर पतली दुबली लड़के लड़के हैं तो उसको मेरी तरह लॉन्ग डिस्टेंस रनर बनाइए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, यानी जैसे बच्चों का इंटरेस्ट और उसकी फिजिक। साथ में वो बच्चों को ये भी कहना चाहिए कि भाई आप 2-3 घंटे पढ़ाई भी करिए, लेकिन उन पे क्या पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर नहीं मानना चाहिए। अब ये कहेंगे साहब अगर अब पढ़ेंगे नहीं तो फिर इनका फ्यूचर क्या होगा, तो ये भी आप दिमाग से निकाल दो। मैं एक आध्यात्मिक सोच का व्यक्ति हूँ। हर आदमी के, हर बच्चे के भाग्य में भगवान ने लिख रखा है और कि स्पोर्ट्स में काफी चांस है और कैरियर अब तो स्पोर्ट्स में पहले वाली बात खत्म हो गई। आजकल स्पोर्ट्स में 2% का कोटा तो हमारा फिक्स हो गया। जी। अब आज डीएसपी पुलिस में बन रहे हैं, वन विभाग में क्या है फॉरेस्ट ऑफिसर बन रहे हैं, सरकारें सरकारों लगातार करोड़ों ऑफर दे रुपए खिलाड़ियों को दे रहे हैं। तो अब खिलाड़ियों का फ्यूचर वो क्या अपना कैरियर स्पोर्ट्स में भी बना सकता है। तो जो बच्चे जिस फिजिक के हैं उनको इसी फील्ड में डालिए। पढ़ाई के लिए आप उसको ज़्यादा प्रेरित मत करिए, वो खाली डिग्री लेवे और अपना क्या है एजुकेशन का जो है वो उसको सुधारे। बाकी अगर वो बच्चा अच्छा है, लंबा तगड़ा है, ताकतवर है तो उसको आप स्पोर्ट्स में डालें। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे सुप्रसिद्ध खिलाड़ी, एथलीट की दुनिया के सिरमौर श्री गोपाल सैनी जी। आज आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में इतनी जानकारियाँ दी। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद।